व्हाट्सएप क्लास 12 वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसके बाद हम लोग करेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले आप कोशिश करो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को समझने का। अगर एक बार ये क्लियर हो जाता है तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत इजीली आपका क्लियर हो जाएगा। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और प्लीज प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको टाइमली हर एक इंफॉर्मेशन मिलता रहे और आप सारे क्लासेस कर सको और लोगों को ये बताओ कि आपके एक ही चैनल पे सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल है, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स। और सारे सब्जेक्ट्स आपको यहाँ से क्लियर करने हैं, सारे सब्जेक्ट्स आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो देखो सबसे पहला मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का क्या मतलब होता है कि हमारे इकोनॉमी में जितने भी इनकम है वो एक सर्किल में ही फ्लो करते रहते हैं। तो जितने भी इनकम है वो एक सर्किल में कैसे फ्लो करते हैं, इसके लिए सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब देखो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को समझने के लिए आपको ये समझना है कि हमारे इकोनॉमी में टोटल 4 सेक्टर होते हैं। एक होता है हाउस होल्ड, जिसमें हम जैसे लोग आ जाते हैं, हम सब लोग आ जाते हैं। एक होता है फॉर्म यानी प्रोडक्शन फॉर्म। एक होता है गवर्नमेंट, जिसमें गवर्नमेंट के सारे सेक्टर्स आ जाते हैं। और उसके बाद होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन सेक्टर। तो टोटल 4 सेक्टर्स हमारे इकोनॉमी में होते हैं, हाउस होल्ड, प्रोडक्शन फॉर्म, गवर्नमेंट सेक्टर्स एंड फॉरेन सेक्टर। जिसमें हमने जो सिलेबस पढ़ना है क्लास 12 में, वो क्लास 12 का सिलेबस रिस्ट्रिक्टेड है 2 सेक्टर इकोनॉमी में, यानी हाउस होल्ड फर्म, गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर हमें नहीं पढ़ना है। तो हमने सिर्फ स्टडी करना है 2 सेक्टर्स का, हाउस होल्ड एंड फर्म। अब हाउस होल्ड एंड फर्म सेक्टर्स में जनरली जो इनकम है वो कैसे सर्कुलेट करता है, सर्किल में ही फ्लो करते रहता है, उसको समझो। देखो यहाँ पे हाउस होल्ड और फर्म 2 सेक्टर्स इकोनॉमी हमने पढ़ना है। तो जनरली जो फॉर्म्स है, ये तो प्रोडक्शन फॉर्म है, प्रोडक्शन यूनिट है। तो इनको प्रोडक्शन करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ फैक्टर सर्विसेज चाहिए होता है और वो फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड प्रोवाइड करते हैं, यानी हाउस होल्ड फॉर्म को प्रोवाइड करते हैं फैक्टर सर्विसेज। अब फैक्टर सर्विसेज देखिए पूरी दुनिया में फैक्टर सर्विसेज 4 ही होता है कि फॉर्म को अगर प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, उसके लिए कैपिटल चाहिए और एंटरप्रेन्योर चाहिए। एंटरप्रेन्योर चाहिए, यानी पूरे दुनिया में, पूरे इकोनॉमी में 4 ही फैक्टर सर्विसेज होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। यानी फॉर्म को प्रोडक्शन करने के लिए अगर लैंड चाहिए तो वो हाउस होल्ड से मिलेगा, लेबर चाहिए तो यहीं से मिलेगा, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर भी हाउस होल्ड से ही मिलेगा। अब फॉर्म इन फैक्टर सर्विसेज के बदले में हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट करता है, हाउस होल्ड को करता है फैक्टर पेमेंट, इनको फैक्टर पेमेंट करता है। तो उस केस में फैक्टर्स पेमेंट जो होते हैं पूरी दुनिया में 4 ही होते हैं। फैक्टर्स पेमेंट भी 4 होते हैं कि लैंड के बदले क्या मिलता है, रेंट मिलेगा, जो लेबर है उसके बदले सैलरी या फिर वेजेज मिलता है, उसके बाद कैपिटल के बदले इंटरेस्ट मिलता है और एंटरप्रेन्योर को उनके काम के बदले प्रॉफिट मिलता है। तो पूरी दुनिया में, पूरी इकोनॉमी में 4 ही तरह के फैक्टर्स पेमेंट होते हैं और ये फैक्टर्स पेमेंट फर्म किनको प्रोवाइड करता है, हाउस होल्ड को। अब उसके बाद जब हाउस होल्ड को फैक्टर्स पेमेंट मिला यानी इनका इनकम हो गया, तो कहीं ना कहीं ये पैसा वापस से अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे खर्चा करेंगे, वापस से ये पैसा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे लगाएंगे, कुछ ना कुछ खर्चा करेंगे, क्योंकि जब इनको पैसा मिलेगा तो ये पैसा रखेंगे तो नहीं ना, ये कहीं ना कहीं खर्च करेंगे। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कि जो पैसा फर्म इनको फैक्टर्स पेमेंट के रूप में प्रोवाइड किया, वो पैसा वापस से घूम के देखो फर्म के पास आ गया इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और इस पैसे के बदले में फर्म इनको प्रोवाइड करता है गुड्स एंड सर्विसेज, कुछ गुड्स एंड सर्विसेज इनको प्रोवाइड करता है। तो ये इस तरह से जो पैसा जनरेट हो रहा है वो कहां से जनरेट हो रहा है, प्रोडक्शन से। तो वो पैसा वापस से घूम के हाउस होल्ड के पास गया, हाउस होल्ड फिर से उस पैसे को इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फर्म के पास लगाया, यानी जो पैसा जहां से आया था वापस से घूम करके वहीं पे चला गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, कि जो भी इकोनॉमी में इनकम है वो एक सर्किल में ही फ्लो करते रहता है, फ्लो करते रहता है, दैट इज द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब यहां से 2 चीजें हम लोग को देखने को मिला। क्या देखने को मिला, एक तो मिला फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और दूसरा हम लोग को मिला फ्लो ऑफ मनी, फ्लो ऑफ मनी। तो अब यहां से देखिए, आप बताओ कि जो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो कहां से आया,
नंबर 1 में हमने लिखा फैक्टर सर्विसेज और नंबर 4 में लिखा गुड्स एंड सर्विसेज। यानी जो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आया ये 1 और 4 से आया, और जो फ्लो ऑफ मनी आया देखो कहां से आया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी फ्लो ऑफ मनी, ये पैसा वापस से जा रहा है, और फैक्टर्स पेमेंट जो फर्म इनको पेमेंट कर रहा है। तो जो फ्लो ऑफ मनी आया वो कहां से आया, 2 एंड 3 से। तो 1 एंड 4 से आता है द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड 2 एंड 3 से आता है द फ्लो ऑफ मनी। अब क्या इसको किसी और नाम से भी जाना जाता है? बिल्कुल जाना जाता है। जो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है इसको हम लोग बोलते हैं रियल फ्लो, और जो फ्लो ऑफ मनी है इसको हम लोग बोलते हैं मनी फ्लो। यानी कि ये हम लोग आगे में डिस्कस करेंगे कि रियल फ्लो और मनी फ्लो इज द 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये हम लोग नेक्स्ट आगे टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद अब समझना है डेफिनेशन को कि जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है उसको डिफाइन कैसे करना है, डेफिनेशन क्या होता है। तो इसी सर्किल से वो डेफिनेशन निकल के आ रहा है। क्या बोल रहा है, इट रेफर टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। यानी एक साइकिल है इनकम जनरेट करने का इन प्रोडक्शन प्रोसेस। जो इनकम जनरेट होगा वो कहां से जनरेट होगा, प्रोडक्शन प्रोसेस से, एंड देन इट्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और फिर उसको फाइनली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के रूप में, एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन, फाइनली उसका सर्कुलेशन होगा फ्रॉम द हाउस होल्ड टू द फर्म, यानी हाउस होल्ड से फर्म के बीच, in the form of consumption expenditure of goods and services produced by them। तो ये हो गया हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की एक साइकिल है इनकम जनरेट करने का। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से इनकम जनरेट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और फाइनली उसका सर्कुलेशन होता है फ्रॉम द हाउस होल्ड टू द फर्म इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय देम। तो ये हो गया हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब उसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमने पढ़ना है इस चैप्टर में वो है हमारा टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। तो देखो सर्कुलर फ्लो के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है रियल फ्लो और एक होता है मनी फ्लो। अब दोनों में क्या डिफरेंट है वो डिफरेंशिएट हम लोग यहाँ पे करे हैं जस्ट बेसिस, कुछ अलग अलग बेसिस के आधार पे। तो देखो सबसे पहले आप इस तरह से बेसिस बना कर जाओगे। तो बेस में सबसे पहला बेस हमने लिया है मीनिंग। तो मीनिंग के बेस पे अगर देखा जाए तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। तो इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें किसका फ्लो होता है, द गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन किसके किसके बीच, फर्म एंड हाउस होल्ड। बट इन मनी फ्लो इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ मनी। मनी फ्लो में किसका फ्लो होता है, मनी का, बिटवीन द किसके किसके बीच, फर्म एंड हाउस होल्ड के बीच। तो रियल फ्लो में गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है और मनी फ्लो में गुड्स सिर्फ मनी का फ्लो होता है। और यहाँ पे फर्म और हाउस होल्ड, क्योंकि जो इकोनॉमी में 2 सेक्टर्स हैं बस हम लोग को उसी को पढ़ना है, तो सिर्फ फर्म और हाउस होल्ड के बीच में फ्लो का गुड्स एंड सर्विसेज का और मनी का। उसके बाद काइंड्स ऑफ एक्सचेंज, तो इट इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी रियल फ्लो में सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, बट इन मनी फ्लो इट इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ मनी, और उसमें मनी का एक्सचेंज होता है। अब उसके बाद हम लोग बात करें डिफिकल्टी इन एक्सचेंज। तो आप याद करो कि जो हमारा बार्टर सिस्टम था, बार्टर सिस्टम में डिफिकल्टी हो रहा था कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड था या स्टोर ऑफ वैल्यू था, इस सबको लेकर के डिफिकल्टी हो रहा था। तो रियल फ्लो में जब गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है, तो जब हम लोग गुड्स को गुड्स के साथ एक्सचेंज करते हैं तो उसको हम लोग बार्टर सिस्टम बोलते हैं। और बार्टर सिस्टम में बहुत सारे क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स अराइज हो रहे थे। तो यहाँ पे देयर मे बी द डिफिकल्टी ऑफ बार्टर सिस्टम। इन द केस ऑफ रियल फ्लो बार्टर सिस्टम को लेकर के कुछ डिफिकल्टी हो सकते हैं, बट द मनी फ्लो में तो मनी का फ्लो है ना, तो वहां पे तो बार्टर सिस्टम आ ही नहीं रहा है, तो फिर देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ डिफिकल्टी, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी नहीं होगा। अब ऑल्टरनेटिव नेम, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑल्टरनेटिव नेम याद रखना। ऑल्टरनेटिव नेम यानी इसको और किस नाम से जानते हैं, तो रियल फ्लो इज आल्सो नोन एज द फिजिकल फ्लो and money flow is also known as the nominal flow. I hope कि ये टाइप्स आपका क्लियर हुआ, द सर्कुलर फ्लो ऑफ रियल फ्लो एंड मनी फ्लो, और उसमें डिफरेंस भी क्लियर हो गया। अब जो लास्ट टॉपिक है आज के क्लास में, आज के वीडियो में, जो लास्ट कॉन्सेप्ट हमें देखना है वो है स्टॉक वर्सेस फ्लो। कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। अब देखो स्टॉक क्या होता है और फ्लो क्या होता है, उसका अच्छे से समझो। स्टॉक क्या होता है, एक एग्जांपल से समझो कि फॉर एग्जांपल की एक टैप जो नल है वो मैंने खोल रखा है और उसके नीचे मैंने एक बकेट रख दिया है। तो उस टैप में से जो वाटर फ्लो हो रहा है, फ्लो हो रहा है, फ्लो हो रहा है, वो हमारा फ्लो हो गया। लेकिन जो वाटर है वो जाकर के स्टॉक कहाँ हो रहा है, हमारे बकेट में। तो बकेट में जो वाटर स्टॉक हो रहा है या हो चुका है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टॉक। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। मीनिंग के बेस पे अगर देखा जाए
तो सबसे पहला स्टॉक वेरिएबल रेफर्स टू दोज वेरिएबल व्हिच इज मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। यानी स्टॉक वेरिएबल जनरली वे वेरिएबल होते हैं जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करा जा सके, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जा सकता है, उसको हम बोलते हैं स्टॉक। लेकिन जो फ्लो वेरिएबल है रेफर्स टू दोज वेरिएबल व्हिच इज मेजर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी जो एक पीरियड ऑफ टाइम के ओवर होने के बाद ही मेजर करा जाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लो वेरिएबल। यानी फ्लो वेरिएबल में कैसे चलता है कि यहां से वहां तक, इस डेट से उस डेट तक, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लो वेरिएबल। अब उसके बाद टाइम डायमेंशन हो, देखो यहां पे तो कोई टाइम डायमेंशन नहीं था, स्टॉक में टाइम डायमेंशन तो बिल्कुल भी नहीं था। टाइम डायमेंशन टाइम कंसीडर किसमें करा जा रहा है, फ्लो कॉन्सेप्ट में। तो इट डज नॉट हैव एनी टाइम डायमेंशंस, इसमें किसी भी टाइम डायमेंशंस का रिक्वायरमेंट नहीं है, बट इट हैज द टाइम डायमेंशंस। फ्लो कॉन्सेप्ट में टाइम डायमेंशंस होता है। उसके बाद नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट, तो इट इज द स्टैटिक कॉन्सेप्ट। या स्टैटिक कॉन्सेप्ट का मतलब कि इसमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता है, बट इट इज द डायनेमिक कॉन्सेप्ट, यानी इसमें चेंजिंग किया जा सकता है। उसके बाद लास्ट एग्जांपल, तो एग्जांपल क्या हो सकते हैं, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ऑन 28 मार्च 2022, यानी 28 मार्च 2022 को हमारे इंडिया का क्या पॉपुलेशन, ये एक पर्टिकुलर डेट पे हम लोग जनरली एग्जैक्टली पता कर सकते हैं कि 28 अप्रैल या 28 मार्च को हमारे इंडिया का पॉपुलेशन क्या था। इसमें अगर देखें तो नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग द ईयर 2022, यानी कि 2022 के ड्यूरिंग टोटल नंबर ऑफ बर्थ क्या हुआ, ये हम लोग कैसे पता करेंगे, तो 1 जनवरी टू 31 दिसंबर 2022 के ड्यूरिंग टोटल नंबर ऑफ बर्थ कितना हुआ। तो इसमें टाइम कंसीडर करा जा रहा है कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का टोटल बर्थ, तो ये हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट हो गया। या क्वांटिटी ऑफ राइस स्टोर्ड ऑन 30 जून 2022 को हमारे गोडाउन में टोटल कितना क्वांटिटी राइस का स्टोर कर लिया गया, वो हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट हो गया, क्योंकि जो स्टोर हो गया उसको हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन क्वांटिटी ऑफ राइस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग 2022 के ड्यूरिंग टोटल कितना राइस प्रोड्यूस करा गया, तो ये कब पता चलेगा, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, फिर भी इतना टाइम कंसीडर किया जा रहा है, तो ये हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट हो गया। तो स्टॉक कॉन्सेप्ट एक टाइम ऑफ पॉइंट पे मेजर करा जा सकता है, फ्लो कॉन्सेप्ट जिसको एक टाइम के ओवर होने के बाद ही मेजर कर सकते हैं। तो आई होप कि ये स्टॉक और फ्लो कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया। तो चैप्टर नंबर 1 में बस ये 3 कॉन्सेप्ट्स ही हमें पढ़ने थे, द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सर्कुलर फ्लो का टाइप यानी रियल फ्लो, मनी फ्लो में डिफरेंसेस, एंड द स्टॉक वर्सेस फ्लो, स्टॉक और फ्लो में डिफरेंस। तो अगर इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करो, वहां से आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर उसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करो, वहां से आपको सबसे पहले डाउट क्लियर होगा, और उसके बाद आप इसका प्रॉपर नोट्स बनाओ, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर यानी द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहां तक आप इसका नोट्स बनाओ, एनसीईआरटी का लैंग्वेज भी थोड़ा बहुत पढ़ लो, वहां से भी बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आप इसका नोट बनाओ और नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगा कल, यानी सेकंड चैप्टर भी आपका कल क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।